पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव पैदा हुआ है, उस बीच एक ऐसा शब्द है जो इंटरनेट पे काफ़ी वायरल हो रहा है, वो शब्द है ब्लैकआउट। ये ब्लैकआउट क्या है और इसे लेकर क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये श्रुतिका बताने के लिए हमारे साथ है। श्रुतिका, ब्लैकआउट शब्द से क्या मतलब है? 7 मई को मॉक ड्रिल्स होने हैं, तो ऐसे में उसमें है कि टेम्पररी ब्लैकआउट्स हो सकते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ब्लैकआउट्स होते क्या हैं। तो जब भी किसी देश के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि कोई खतरा मंडराता है, युद्ध का खतरा मंडराता है या हवाई हमला संभव होता है, तो दुश्मन की निगाहें ज़मीन पर रोशनी को अपना निशाना बनाती हैं, रोशनी टारगेट होती है। जैसे कि शहरों में जगमगाती लाइटें हैं, गाड़ियों की हेडलाइट हुई, घरों में जो लाइट्स लगी होती हैं, जैसे यहाँ भी जो लाइट्स हैं, ये सभी टारगेटिंग पॉइंट बन जाती हैं। तो ऐसे में इसीलिए ब्लैकआउट किया जाता है। ब्लैकआउट इसी खतरे से बचने के लिए किया जाता है। इसमें ये आदेश होता है कि घरों में सारी लाइट्स बंद कर दें, खिड़कियों पर काले कपड़े या पर्दे डालें। यहाँ जैसे हम दफ्तर में हैं तो दफ्तर की लाइटें हैं वो बंद कर दी जाएं, गाड़ियों की हेडलाइट्स हैं उनको काले कवर कर दिए जाएं, उनको ढक दिया जाए। स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको जो भी समय है निर्धारित उस दौरान उनको बंद कर दिया जाए, यानी कंप्लीट ब्लैकआउट, बिल्कुल ब्लैकआउट। क्योंकि इसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक गलती से भी आप पूरे रीजन की सिक्योरिटी खतरे में डाल रहे हैं। सरल भाषा में अगर हम समझें तो रोशनी का एक भी तिनका नज़र नहीं आना चाहिए, ताकि वो ईज़ी टारगेट ना बन जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल अंधेरा, वहाँ कोई भी रोशनी ना हो, यहाँ तक कि एक कैंडल की रोशनी भी नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब ज़मीन पर रोशनी नहीं दिखेगी, तो ऐसे में अगर बमबारी होती है तो खतरे की या जो संभावना है वो घटती जाती है। और साथ ही लोग भी सतर्क होते हैं, अटेंटिव होते हैं, अलर्ट होते हैं। और अलर्टनेस में कोई भी गलती नहीं होती है, इसमें गलती के चांसेस भी घट जाते हैं। मैं सभी को ये समझा देना चाहती हूँ कि क्योंकि इसका मायने युद्ध से जोड़कर निकाले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि जंग होने पर पाकिस्तान के जहाज़ और मिसाइलें जब चाहें भारत के आसमान में घुस जाएंगे। भारत का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका काम है बिना परमिशन भारत के एयर स्पेस में घुसने वाली हर चीज़ को रोकना। भारत के पास रूस से आया S-400 ट्रम्प एयर डिफेंस सिस्टम है जो 400 किलोमीटर की रेंज तक हवाई खतरों को ट्रेस कर सकता है और हवा में ही उन्हें ख़त्म कर सकता है। हमारे पास मेड इन इंडिया आकाश मिसाइल सिस्टम भी है जो 45 किलोमीटर तक की रेंज में किसी भी हवाई थ्रेट को नेस्तनाबूद कर देगा। और इसके बाद भी अगर कोई गलती से मिसाइल या कोई जहाज़ अंदर आ जाता है, सिविलियन इलाकों में घुस जाता है, तो ऐसी स्थिति की तैयारी में ये शब्द निकल कर आता है, वो है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का आम लोगों की ज़िंदगी पे, जैसे हम आम नागरिकों के लिए ही चीज़ें जो बता रहे थे कि ब्लैकआउट होगा तो उनको बचने के तरीके बताए जाएंगे, तो उनकी ज़िंदगी पे क्या असर होगा और उन्हें क्या करना है? देखिए, ये सिविल डिफेंस का एक तरीका है ब्लैकआउट। इसमें जो असर है वो दिनचर्या के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि सूरज ढलने के बाद में लोगों को घर लौटना पड़ता है अगर इस सिचुएशन में हम आते हैं। और ये कहा जाता है कि ब्लैकआउट करना है तो बाहर ना हो, संचार बाधित होता है, यानी कम्युनिकेशन रुक जाता है। कई बार इंटरनेट रोका जा सकता है, मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिए जा सकते हैं, सस्पेंड किया जा सकता है। तो ऐसे में कम्युनिकेट करने में अपनों से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं थोड़ा बहुत असर इसमें, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सीमित कर दी जाती है, तो ज़रूरी सेवाओं पर भी कई बार पड़ता है। और इसका असर मानसिक तौर पर भी पड़ता है, क्योंकि अंधेरे में थोड़ा अनसर्टेनिटी का माहौल होता है। लेकिन ये हमें समझना है कि ये हमारी अलर्टनेस के लिए है, हमारी अटेंटिवनेस के लिए है और हम सभी की सुरक्षा के लिए है। तो एक वीडियो की भी हम बात कर रहे थे इससे पहले, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। उसमें यही कहा गया है कि हम सभी को एकजुट होकर इसमें आगे बढ़ना है और एक दूसरे का सहयोग करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। इससे पहले 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें भी ब्लैकआउट हुआ था। हाँ, तो अगर हम पहले की बात करें कि भारत में कब-कब ब्लैकआउट हुए हैं, तो क्योंकि सबसे पहला ब्लैकआउट तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात है, लेकिन इंडिया में अगर बात की जाए तो 1942 में भी ब्लैकआउट्स हुए थे। उस टाइम पे कोलकाता जैसे शहरों में किया गया था, क्योंकि जब वॉर चल रहा था 1942 में, जापान ने बर्मा, जो कि अब म्यांमार है, उस पर कब्ज़ा किया। उसके बाद जो दार्जिलिंग के पास डलहौजी है, वहाँ बम गिराया था। तो ऐसे में उसके बाद जो आसपास का एरियाज़ थे, वहाँ पे ब्लैकआउट प्रैक्टिस किया गया था। इसके बाद 1965, 1971 में दोनों ही टाइम पर
कई शहरों में भारत के ब्लैकआउट्स किए गए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे रात को अंधेरा कर दिया जाता था। 1971 के बहुत से अनुभव हैं जो लोग बताते हैं। आज तक पर भी आज तक की एक रिपोर्ट आई, उसमें भी एक 72 वर्षीय बुज़ुर्ग ने बताया कि 1971 के ब्लैकआउट को जब वो याद करते हैं तो सायरन बजता था, पूरे शहर में सन्नाटा हो जाता था, हम अंधेरे में खाना खाते थे और दुआ करते थे, सो जाते थे। रोशनी तभी लौटती थी जब सुबह होती थी, यानी रात के वक्त बिल्कुल अंधेरा होता था। तो वो अपने पुराने अनुभवों को याद करते हुए 1971 के ये तब वो बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक और बात बताई इसमें कि युद्ध के समय नागरिकों की सुरक्षा के लिए खाइयाँ खोदी जाती थी। वो बताते हैं, गोविंद शर्मा उनका नाम है, वो बताते हैं कि हमने अपने घरों के आसपास, उनको ही मैं कोट कर रही हूँ, खाइयाँ खोद रखी थी। सायरन बजते ही आसपास के लोग एक साथ खाइयों में भागकर छुप जाते थे। रात में सायरन बजने पर भी हम लाइट नहीं जलाते थे, तुरंत खाई में चले जाते थे। ये खाइयाँ हवाई हमलों से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका थी और सेना की सलाह पर लोग इसे गंभीरता से मानते थे। यानी जो भी आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स के ऑर्डर्स मिलते हैं, इस दौरान आपको उनको मानना है। 1971 का एक और किस्सा है, वो मैं बता देती हूँ कि भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी विमानों ने भटिंडा रेलवे स्टेशन, वहाँ मौजूद ऑयल सप्लाई लाइन्स को निशाना बनाया ताकि पंजाब सीमा तक भारतीय सेना को सहायता ना पहुँचे। एयर रेड में कई बम रेलवे स्टेशन के आसपास गिराए गए, लेकिन कोई खासा नुकसान नहीं हुआ। कारण इसका था, कई बम फटे और कुछ निशाने से चूक गए और कुछ फटे ही नहीं। बम निशाने पर ना लगने की वजह थी, सायरन से चेतावनी दी गई थी, शहरों में ब्लैकआउट कर दिया गया था। सायरन बजते ही लोग अपने घरों में गए और उन्होंने लाइटें बुझा दी थी। लोग जल्दी से सुरक्षित स्थानों पर छुप गए थे। इसकी वजह से पाकिस्तानी पायलट्स जो आए थे उनको टारगेट ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हुई और इससे बच गए थे। श्रुतिका ने जो जानकारी दी उसमें ये समझना हमारे लिए आसान हो गया कि क्यों युद्ध जैसी सिचुएशंस में या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ब्लैकआउट या मॉक ड्रिल होना क्यों ज़रूरी है।